जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने माता पिता, अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं इस चैनल पर जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक जितने भी NCERT के सब्जेक्ट्स हैं मैं उसका एनालिसिस कराता हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 इतिहास का विषय नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों राजा, किसान और नगर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। इतिहास है तो इतना खूबसूरत तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूं कि आप लोग को जो है बिल्कुल भेजे के अंदर घुस जाएगा बढ़िया तरीके से। हम ना केवल इसके अंदर पढ़ेंगे, हम लोग इसको समझेंगे और महसूस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक आप लोगों को जो है बिल्कुल ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई आपको जो है हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग आखिरी तक बिल्कुल तहे दिल से बने रहिए क्योंकि आप लोग को जो है बहुत कुछ इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड देने वाले हैं इस बार। यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल मन लगा करके जो है बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, पढ़ाई हम लोगों को जो है दोस्तों बांटनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को अगर कोई अच्छी चीज़ है पढ़ाई से रिलेटेड तो हमको एक दूसरे को शेयर करना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। तो चलिए बिना किसी समय को खराब करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। चैप्टर का नाम है आपका भारतीय इतिहास का राजा, किसान और नगर। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है हम लोग को 3 चीज़ों पर बहुत फोकस करना है, इसलिए जो है चैप्टर का नाम इन 3 शब्दों के अंदर रखा गया है। पहला हम लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना है दोस्तों? पहला हम लोग को फोकस करना है राजा पे। इस पे हम लोग जो है कई सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में किसानों के बारे में। किसी भी साम्राज्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर किसी साम्राज्य को उसका विस्तार करना है तो साम्राज्य विस्तार होता है उनका अर्थव्यवस्था के दम पर। और अर्थव्यवस्था की जो सबसे रीढ़ की हड्डी होते हैं वो किसान होते हैं। किसान जब खेती करता है तो वो टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं तो राजा के पास पैसा जाता है। जब राजा के पास पैसे जाएगा तो वो सेना बनाएगा। जब राजा सेना बनाएगा तभी ना युद्ध में लड़ेगा जी, तभी ना अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। और उसके बाद में आता है नगर। ठीक है, हर साम्राज्य की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है नगर। हर राजा जो होता है अपने साम्राज्य के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत नगर बनवाता है, कई सारी सुविधाएं वगैरह देता है। तो आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक का इतिहास पढ़ना है दोस्तों? इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है लगभग 600 ईस्वी से लेकर के जो है 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। अगर मैं आप लोग को मैप की सहायता से समझाऊँ तो देखिए, हम लोगों को जो है यहाँ से लेकर के जो है हम लोग को यहाँ तक का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, यानी कि लगभग 1200 साल का इतिहास पढ़ना है। अब थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्रोनोलॉजी इतिहास की समझा देता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहला जो चैप्टर मैंने इसके अंदर पढ़ा रखा है वो मैंने आप लोग को पढ़ा है किसके बारे में? लेखन कला और शहरी जीवन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 2400 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वहाँ पर था आपका हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। अब उसके बाद से जो है वही लोगों का जब पतन वगैरह हो जाता है, जब वही लोग जो है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके जो है वही लोग जो है आपका जो है ये भारत का जो ये एरिया है ना, यहाँ पर ये लोग बसने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर ये लोग आकर बसने लग जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं के पूर्वज है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही हैं। ठीक है, तो आज इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है 600 ईस्वी तक के इतिहास, यानी लगभग 12 साल का इतिहास पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग को जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग को जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर थोड़ा सा दक्षिण भारत के कुछ साम्राज्य वगैरह उनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो इस तरह से हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि इसके अंदर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। आप देखिए, ये जेम्स प्रिंसेप जी जो है ना, ये रहे जेम्स प्रिंसेप जी। इन्होंने जब ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ा ना, तब जाकर के जो है हम लोगों को सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के हम लोग को जानकारी मिलने लग गई। उसके बाद में क्या होता है? जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। आप देखिए, जैसे इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, तैसे हम लोग को सम्राट अशोक जो हैं मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे, उनके अभिलेखों को हम लोग आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, फिर उनको सिक्कों का हम लोग आसानी से पढ़ पाए। फिर हम लोग को पता चला अरे ये तो मौर्य साम्राज्य नाम कर भी एक साम्राज्य था। ठीक है, फिर वहाँ से इतिहासकारों ने खुदाई वगैरह शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है?
छठी शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल माना जाता है। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, इसको बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसका कारण है आरंभिक राज्यों नगरों का विकास। इसी टाइम के बाद जो है ना, नगर वगैरह बनने लगे थे, राज्य वगैरह बनने लगे थे, ठीक है। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन हो गया था। अब देखिए यहाँ के आसपास के जो लोग थे ना, इन्होंने लोहों का खोज कर लिया था, ठीक है। किसका खोज कर लिया था दोस्तों? लोहे का खोज कर लिया था। हम लोग को क्या पता है कि नगर ये नई चीज़ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नगर वगैरह स्थापित कर चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो जो था उसके अंदर नगर नियोजन। तो हम कहीं ना कहीं इतिहासकार जो ये लॉजिक लगाते हैं कि जो नगर नियोजन की जो कला है ना, ये हड़प्पा सभ्यता के इन लोगों ने ही स्टार्ट की थी, जो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके जो है इस वाले एरिया के अंदर आगे आकर बसना लग गए थे। हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन क्यों हो गया, उसके कई सारे कारण थे पतन के, ठीक है। भूकंप था, बाढ़ था, आक्रमण था, बाहरी आक्रमण, गृह युद्ध, महामारी। तो ये लोग जब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर गए ना, तो इन लोगों के पास तो नगर निर्माण की कला थी। तो इन्हीं लोगों ने जो है ये उत्तर प्रदेश के आसपास का जो इलाका है, मगध है, पाटलिपुत्रा है, ठीक है, इनके अंदर नगर वगैरह स्थापित करने। इतिहासकारों का ऐसा एक सुझाव है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में इन लोगों ने किसका खोज कर दिया था? लोहे का खोज कर दिया था। उसके बाद में इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। अब देखिए इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है कि इसके अंदर जो है कई सारे 16 महाजनपद आए थे। ये देखिए, ये आपका मगध है। मगध के अंदर एक मगध पे सवाल भी आता है कि भाई मगध के सबसे शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण था, तो वो लोग पढ़ेंगे हम लोग। फिर ये देखिए काशी है, जिसको बनारस बोला जाता है, वत्स है, ठीक है, सुरसेना है, मत्स्य है, अवंती है। ये तमाम जो है ये सब क्या है? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद को आप इस तरह समझिए, से भारत के अंदर शहरें हैं ना, कई सारे शहर वगैरह हैं। दिल्ली शहर है, कलकत्ता शहर है, मद्रास है। इसी तरह से भारत के अंदर उस समय 16 महाजनपद वगैरह थे, जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत सारी सुविधाओं से लैस थे, ठीक है। यानी कि उस जमाने के, यानी कि आज के शहर हम बोल सकते हैं उस जमाने के महाजनपदों को। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक इसके अंदर सवाल आता है कि भाई मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, क्यों कारण था कि भाई मगध को जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बोला गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ लोकेशन। मगध की लोकेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकेशन से इसको पावर मिली है। तो देखिए लोकेशन क्या है इसका। ये रहा मगध आपका, है ना, जिसको बेसिकली हम लोग बिहार वाला एरिया बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जितना नीला नीला दिख रहा है ना, सब नदी है। क्या है दोस्तों? ये सब नदी है। तो मगध का जो एरिया है वो कहाँ पर है? नदी के बीचों बीच वाला, हर चारों तरफ से जो है नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। हमें पता है कि बिहार के अंदर जो है कोसी नदी बहती है, उसके बाद में गंगा की सहायक नदियाँ वगैरह हैं। यानी जो बिहार वाला रीजन है बिल्कुल ही उपजाऊ रीजन है। कैसा रीजन है दोस्तों? उपजाऊ रीजन है, ठीक है। अब देखिए कैसा रीजन है? उपजाऊ रीजन है। अब देखिए अगर उपजाऊ रीजन होगा, अगर नदियाँ होंगी, तो नदियों से कितना फायदा होता है। हम लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था, तो उसके अंदर आप लोग को बताया था कि भाई जितनी भी सभ्यताएं, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो, ये तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे इसलिए पनपती हैं क्योंकि नदियों से उनको बहुत सारी, उनकी 90% ज़रूरत नदियों से पूरी हो जाती है। उनको पानी मिल जाता है। पानी रहेगा तो खेती कर पाएंगे, सिंचाई कर पाएंगे, अपने साथ जो है जानवर वगैरह पाल पाएंगे। उसके बाद में पानी से उनको, अगर नदी आसपास में है तो उसमें से मछली पकड़ सकते हैं। तो तमाम ज़रूरतें जो हैं, खाना बनाने के लिए पानी, तो पानी उनको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वहाँ की भूमि कैसी होगी? मगध की उपजाऊ भूमि होगी। जब उपजाऊ भूमि होगी तो कोई भी फसल उगाएंगे, फसल उगाएंगे तो उस फसलों का व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब नदी है, जंगल होंगे, बेसिकली जंगल होने वाले हैं। फिर जंगलों में जो है उनको क्या मिलता था? हाथी वगैरह बहुत मिलते थे। जंगलों के अंदर उनको हाथी वगैरह मिलते थे। और हाथी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हाथी का यूज़ हम लोग युद्धों के अंदर करते हैं। उसके बाद में अब लोहे की खदान वगैरह भी हमें पता होना चाहिए कि भाई मगध जो है वो उसके अंदर बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है। और झारखंड तो वैसे छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो आपका कोयले के लिए, लोहे के लिए कितना फेमस है, खनिज वगैरह कितना फेमस है। तो लोहे की वजह से वो लोग तलवार वगैरह, हथियार वगैरह आसानी से बना सकते थे, है ना। उसके बाद में नदियों की सहायता से यातायात बहुत आसान था उनके लिए। गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, उसके अंदर नाव बना करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आसानी से जा सकते हैं। तो यातायात की तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी। उनके बाद में देखिए, अब बिहार वाला जो रीजन है ना दोस्तों, बिहार के अंदर योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। अब कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पर जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, वो राजा बनना चाहते थे, वो पावरफुल होना चाहते थे, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य जी का, जिनको चाणक्य जी ने जो है क्या बनाया? राजा बनाया। उसके बाद में सुरक्षित राजधानी। आप देखिए चारों तरफ से क्या है? ये बिल्कुल ही सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। इतना आसानी से कोई इस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये सब खूबियां थी जिसकी वजह से जो मगध है, मगध महाजनपद जो इतना शक्तिशाली हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मगध के सबसे शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों
उसके बाद में देखते हैं कि हाँ, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। अब देखिए इसी टाइम पीरियड के अंदर ना, इसी 600 से लेकर के, ये जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 600 ईस्वी के बीच में हम लोग को जो है इसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो है विकास इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। 1200 साल कोई कम समय नहीं होता। 1200 साल के अंदर कई सारे राजा आते हैं, कई सारे राजा जाते हैं, कई सारे धर्म आते हैं और कई सारे धर्मों का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको इसके अंदर जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य के बारे में हल्का सा पढ़ना है, फिर दक्षिण भारत के कुछ साम्राज्यों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग को जो है इसके अंदर थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि भैया सम्राट अशोक जो जी थे, कलिंग के युद्ध के बाद में वो कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध कई सारे ग्रंथों में जो है सम्राट अशोक का जिक्र है। उसके बाद में दोस्तों देर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है भाई, हमें पता होना चाहिए कि मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी, तो उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। ये देखिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। इसलिए था क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, वो जो था आपका, ये देखिए अफगानिस्तान से लेकर के जो है दोस्तों उड़ीसा तक फैला हुआ था। ठीक है, दक्षिण के अंदर आपका महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इतने बड़े एरिया के अंदर जो है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है शासन किया था। उसके बाद में दोस्तों, ठीक है, ये आप चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हो गए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत। अब देखिए आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर जी 1200 साल का इतिहास है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इतने लंबे समय तक के इतिहास को समझने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई तो स्रोत चाहिए होगा। उस समय ना तो टेलीफोन था, ना फोटोज़ वगैरह इतनी थी, फिर इतिहासकारों ने कैसे जो है 1200 साल का इतिहास लिख दिया। तो देखिए इतिहासकार जो है किस तरह से उन्होंने 1200 साल का इतिहास लिखा है। तो देखिए इसको, सबसे पहले अभिलेखों की सहायता से दोस्तों देखो इस प्रकार के अभिलेख वगैरह होते हैं। किसी राजा ने जो है कुछ लिखवा दिया, किसी जो है कवि वगैरह से कुछ लिखवा दिया, तो वो अभिलेख बन जाएगा। राजा ने कुछ ग्रंथ वगैरह लिखवा दिए, राजा ने जो है कोई सिक्के वगैरह डाल दिए, अपने चित्र बनवा दिया कोई। ठीक है, उसके बाद में मूर्तियाँ बनवा दी कोई। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में जो है आपका कोई भग्नावशेष वगैरह बना दिया। तो ये सब क्या बन जाती है? ये सब स्रोत बन जाते हैं। इन्हीं सब स्रोतों की सहायता से जो है इतिहासकार जो है इतिहास को लिखते हैं। ठीक है, यस यस दोस्तों। अब देखिए आपके मन में आएगा कि भैया सम्राट अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें कैसे पता चला? तो देखिए मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें जो है जेम्स प्रिंसेप जी की सहायता से। ये देखिए जेम्स प्रिंसेप जी हैं। जेम्स प्रिंसेप जी जो है एक इतिहासकार थे अंग्रेजों के समय में। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो इन्होंने जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 के दशक में दो भाषाओं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया। अब ये समझ गए कि ब्राह्मी लिपि खरोष्टी जो भाषा थी ना, इनका मतलब समझने लग गए। और जैसे इनका मतलब समझा तो सम्राट अशोक ने जो है अपनी अभिलेख वगैरह लिखवाए थे ना, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी वगैरह है, वो इस चीज़ों को समझ सके। लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि ब्राह्मी खरोष्टी किसी को आती नहीं थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप जी ने उस भाषा को समझा, और जैसे उन्होंने इस भाषा को समझा तो अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह थे ना, वो सब ब्राह्मी खरोष्टी की लिपि में थे। तो उसका मतलब लोगों को समझ में आने लग गया। अब सम्राट अशोक ने क्या क्या बातें की थी सब समझ में आने लग गया, सिक्कों का पता चल गया। तो कहीं ना कहीं ये जो थे एक प्रकार से स्रोत बन गए मौर्य साम्राज्य को समझने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? इस पे भी एक नंबर का सवाल आता है। तो देखिए प्रिंसेप और प्रियदर्शी 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया। मैंने बता दिया आप लोगों को। यह दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों पर उद्धृत थी। बिल्कुल शुरू में सम्राट अशोक जी ने अपने तमाम जितने भी चीज़ें लिखवाई थी, गुदवाई थी, अभिलेख बनवाए थे, सब ब्राह्मी खरोष्टी लिपि के अंदर थे। उसके बाद अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा था। हर जितनी भी आकृति वगैरह थी, चाहे अभिलेख हो, चाहे सिक्का हो, चाहे ग्रंथ वगैरह हो, सब पे जो है प्रियदर्शी लिखा रहता था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या निकाला जेम्स प्रिंसेप जी ने? उसका मतलब होता है कि जिसका जो मुंह हो, जिसका शक्ल हो, फेस हो, बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, कुछ अभिलेखों पर, ठीक है, अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अभिलेखों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक में से एक भी लिखा था। कई सारे ग्रंथों पे लिखा था कि सम्राट सबसे प्रसिद्ध शासक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये देखिए,
ये कुछ प्रकार के स्रोत वगैरह मिले हैं। ये ब्राह्मी खरोष्टी भाषा है, ठीक है। इसको कितना समझ पाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन जेम्स प्रिंसेप जी ने इसको समझा, तभी जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा चैप्टर, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है और अमूमन बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भैया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक बहुत ही परिवर्तन काल क्यों माना जाता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल ही अद्भुत काल क्यों माना जाता है, इसमें कई सारे परिवर्तन वगैरह क्यों हुए। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है, आरंभिक राज्यों का उदय हुआ। अब देखिए, जो महाजनपद वगैरह थे ना, वो आगे चलकर क्या बनने लग जाते हैं, राज्य वगैरह बनने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसी टाइम पीरियड में जो है लोगों को लोहे का ज्ञान हो जाता है। लोग जो है लोहे के हथियार वगैरह बनाने लग जाते हैं, तलवार बनाते हैं, चाकू बनाते हैं, हल बनाते हैं, तो लोहे का बढ़ता प्रयोग होने लग गया था। उसके बाद में बौद्ध तथा जैन साहित्य अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हो गया था। इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है बौद्ध धर्म का विकास हो गया। गौतम बुद्धा इसी समय काल में थे, वो जगह जगह घूम घूम कर प्रचार वगैरह करते थे। उसके बाद में वर्धमान महावीर जी, जैन धर्म, इसी समय में जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का पूरे भारत के अंदर, न केवल भारत के अंदर बल्कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों के अंदर बहुत विकास हुआ, ठीक है। इसलिए इसको बहुत परिवर्तनकाली समय माना जाता है। उसके बाद में सिक्कों का विकास हो गया, हर राजा जो है सिक्के ढलवाने लग गया। 16 महाजनपदों का उल्लेख होने लग गया, ठीक है। पूरा भारत जो था 16 महाजनपदों के अंदर क्या था, उसके अंदर विभाजित था। इसलिए इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय माना जाता है। किसको, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी ईस्वी तक, यानी 1200 साल को जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है। उसके बाद में अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि भैया जनपद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है, पेन चेंज कर लेता हूँ, यस, जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन या लोग अपना पैर रखता है, अर्थात बस जाता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत में मिलता है, यानी कि जन जहाँ पर किसी इंसान के पैर पड़े हों, पद पड़े हों, तो उसको क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों और क्या टॉपिक है। अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि भैया मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य, इसी टाइम पीरियड पे गुप्त साम्राज्य भी था और मौर्य साम्राज्य भी था। मौर्य साम्राज्य के बाद में गुप्त साम्राज्य आता है, ठीक है। अब इन दो साम्राज्यों के जानकारी के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी। और गुप्त साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे, उनका नाम था आपका समुद्रगुप्त। क्या, ये देखिए समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य साम्राज्य था, और एक थे गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो देखिए, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी में कहाँ से मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी सबसे पहले हमें मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। अब मेगास्थनीज कौन थे, ये देखिए, मेगास्थनीज एक यात्री थे दोस्तों। कौन थे यात्री, वो मौर्य साम्राज्य के अंदर आए थे यात्रा करने के लिए, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के राजाओं की जो है वो उसके शासनकाल के दौरान आए थे, ये रे मेगास्थनीज, ठीक है। एक लिखते थे, एक तरह से जो है ये यात्री थे, साम्राज्यों के अंदर जा करके जो है उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपनी किताब के अंदर लिखते थे। तो जानकारी का स्रोत क्या है, सबसे पहले जानकारी का स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। ये देखिए इनके हाथ में किताब है, तो इन्होंने इंडिका लिखी थी। उसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब हमें पता है कि भैया चंद्रगुप्त को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, कौटिल्य जी का। तो कौटिल्य जी की भी किताब का नाम क्या था, कौटिल्य जी की किताब का नाम था अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें और दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग। उसके बाद में जैन साहित्य, क्योंकि हमें पता है कि भैया जैन धर्म भी था उस समय, ठीक है। जैन धर्म के अंदर भी कई सारी सम्राट मौर्य साम्राज्य के राजाओं की बात की गई है। बौद्ध साहित्य, सम्राट अशोक की अधिकतर बातें जो है बौद्ध साहित्य के अंदर लिखी गई हैं। फिर कुछ पौराणिक ग्रंथ वगैरह हो जाते हैं, फिर अशोक के कुछ अभिलेख वगैरह हो जाते हैं, फिर संस्कृत में कुछ अभिलेख वगैरह मिल जाते हैं। तो ये तमाम जो है स्रोत हैं जो जिसकी सहायता से हम लोग मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग को याद रखने वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिका और अर्थशास्त्र। हर बार एक नंबर में सवाल पूछता है कि भैया इंडिका किसकी किताब है और अर्थशास्त्र किसकी किताब है, तो भूलिएगा मत। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें कैसे कैसे मिलती है दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत हैं वो है आपका अभिलेख, उसके बाद में सिक्के, उसके बाद में साहित्य, ठीक है। हरिसेन एक बहुत बड़े कवि हुए, राजकवि हुए समुद्रगुप्त के, तो उन्होंने कई सारे साहित्य वगैरह लिखे हैं। फिर प्रशस्तियाँ वगैरह हो गया, सबसे फेमस है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की। तो तमाम क्या बन जाते हैं, साक्ष्य बन जाते हैं साम्राज्यों को जानने के बारे में, राजाओं को जानने के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमें साक्ष्य चाहिए होंगे तभी तो हम इतिहास को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, यानी पूरा जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है।
उसके अंदर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक केंद्र कौन कौन थे। पहले तो थी राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। उसके बाद में 4 अलग अलग जो स्थान थे, सबसे पहला था तक्षशिला, उसके बाद था उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका है नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जिनके कार्य थे नौसेना, यातायात, खान पान, पैदल सैनिकों, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, एक टॉपिक इसके अंदर है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में अब थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है। सामंतवाद जिसको हम लोग जमींदार वगैरह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी काल के अंदर गुप्त साम्राज्य का भी उदय होता है। उसके बाद में दक्षिण भारत में चेर, पांड्य जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है। इसलिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में 1200 साल के बीच में जो है कई सारे साम्राज्यों का, कई सारे राज्यों का उदय होता है, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। उसके बाद में देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हाँ, यानी कि लोहे के जो है हल वगैरह बनाए जाते थे, जिससे कि ज़मीन को बहुत नीचे तक खोदा जाता था, जिससे कि फसल बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। लोग जो है आयात निर्यात के लिए, खरीदने बेचने के लिए सिक्कों का उपयोग करते थे। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, बाटर सिस्टम होता था। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा देवी देवताओं को के साथ जुड़ते थे, ठीक है, क्योंकि देवी देवता के साथ जुड़ेंगे तो जनता का जो है विश्वास उनके ऊपर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है। यानी कि लोग अलग अलग प्रकार का काम करने लग गए थे, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक, ये तमाम काम वगैरह होने लग गए थे। उसके बाद में दोस्तों देर आफ्टर उत्पादक और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है, ठीक है, श्रेणी वगैरह बनने लगी थी, यानी लोग अपने संगठन बनाने लग गए थे धीरे धीरे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में क्या है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों, भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला, ठीक है। लोग जो है नदियों की सहायता से क्या करने लग गए, आने जाने लग गए, यातायात करने लग गए। अरब सागर से लेकर उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन, यहाँ तक लोग क्या करने लग गए, यहाँ तक जो है नाव की सहायता से लोग आने जाने लग गए। ये देखिए हमारा पूरा भारत है, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। लोग यहाँ देखिए जितना भी नीला नीला दिख रहा है ना, ये सब नदियों की सहायता से जो पूरे भारत के अंदर घुमा करते थे लोग। उसके बाद में देखिए दोस्तों, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करता है, ठीक है। गुप्त काल के अंदर जो है सिक्कों में कमी आने लगी, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या है कि अभिलेख साक्ष्य जो है, अभिलेख होते हैं ना, जो अभिलेख साक्ष्य होते हैं, अभिलेख साक्ष्य जो हैं इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को क्या किया, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। लेकिन अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी होती हैं, ठीक, सारे अभिलेख सच नहीं होते हैं, ठीक है। अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, कई बार जो होते हैं कि अभिलेख पे इतने हल्के तरीके से लिखे होते हैं कि कई सौ साल के बाद जो है वो अक्षर ही समझ में नहीं आते हैं। अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना, भाषा समझ ना आना, दैनिक प्रक्रिया व रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता था, ठीक है। तो अभिलेखों की भी कुछ कई सारी सीमाएं वगैरह होती थी। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं कि प्रस्तर मूर्तियों के सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते थे, ठीक है। मूर्तियाँ वगैरह जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए यहाँ पर एक और राजा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। कुषाण बहुत जरूरी है, सोने की सबसे पहले जो है कुषाणों ने स्टार्ट किए थे। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की। एक नंबर में आएगा कि कौन से शासकों ने जो है अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो कौन थे दोस्तों, वो लोग थे आपके, कौन थे दोस्तों, वो लोग थे आपके कुषाण। कुषाणों ने जो है अपने नाम के आगे क्या लगाया, देवपुत्र लगाया, ठीक है। उसके बाद में वे संभवतः चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। वे लोग कहाँ से प्रेरणा मिली थी इन लोगों को, कुषाणों को चीन से मिली थी। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियाँ। यानी कुषाणों को जानने के लिए उनके सिक्कों और मूर्तियों से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
उसके बाद में जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जनजाति अपने पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत दोनों में मिलता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक आता है इसके अंदर कि सरदार एवं शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। ठीक है, एक पद आता जिसको बोलते हैं सरदार। ठीक है, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। इसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। ठीक है, ये दक्षिण भारत के अंदर कई सारे गांवों को जोड़ करके एक सरदार बनाया जाता था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रचना संस्कृत में हरिसेन ने की थी, जो सम्राट समुद्रगुप्त के जो है राजकवि थे। ये रे आपके दोस्तों कौन है, ये आपके हरिसेन है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे। उसके बाद में दोस्तों ये 1 नंबर में सवाल आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। एक सुदर्शन झील है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। ठीक है, इसकी हालत कई बार खराब हो चुकी है, इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने इसका ठीक करा है। इसके ज्ञान हमें शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, इसको रुद्रदमन ने जो है इसका ठीक कराया था। उसके बाद में दोस्तों गैपति घर का मुखिया होता था, घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता था। ठीक है, गैपति कौन होता था, घर का मुखिया होता था जो घर में महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर क्या करता था, नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया। ठीक है, पाली भाषा में इसका जो है छोटे किसानों के लिए उपयोग किया गया। अब एक टॉपिक आता है मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा धातुओं की विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए आप लोगों को बताता हूँ कि अभिलेख क्या होता है। ये देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हो सकते हैं। इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। तिथि न मिलने पर इनका काल निर्धारण पुरालिपि लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक जनसामान्य भाषाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, ये स्थायी प्रमाण होते हैं, ये कभी इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अभिलेखों की कुछ साक्ष्य सीमाएं भी होती है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके अक्सर कई बार टूट जाते हैं, इतने हल्के तरीके से लिखे होते हैं कि अभिलेख आपस में टूट जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभिलेखों की सीमाएँ वगैरह हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए उसके बाद में एक टॉपिक आता है। इसके अंदर एक टॉपिक है दोस्तों कि सम्राट अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। हम लोग को पता है कि जो सम्राट अशोक थे, कलिंग के युद्ध के बाद में जो है युद्ध से, हिंसा से उनका जो है मन बिल्कुल उतर गया था। उन्होंने जो है युद्ध वगैरह करना बंद कर दिया। उनका जो मन था शांति के कामों में लगने लग गया। तो उन्होंने कौन सा धर्म को अपनाया, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, गौतम बुद्ध की बातों पर वो काफ़ी विचार करते थे, बौद्ध बन गए दोस्तों। तो उन्होंने जो है पूरे अपने साम्राज्य के अंदर जो है शांति का संदेश दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं वगैरह थी गौतम बुद्ध की, उन सबको फैलाने लग गए। तो इसी में जो है सम्राट अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, तो देखिए इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी कि उनका साम्राज्य टूटे ना, समस्त साम्राज्यवासियों के अंदर जो है एकता की भावना रहे, प्रयास में शांति को अपनाया धम्म के प्रचार द्वारा। ठीक है, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म के सिद्धांत इतने साधारण थे कि इसको कोई भी अपना सकता था। इसके अंदर बहुत बड़े कर्मकांड वगैरह करने की जरूरत नहीं होती थी। उसके बाद में अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। उनका मानना था कि धम्म का जो भी सिद्धांत को फॉलो करेगा उसका न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी बहुत खूबसूरत रहने वाला है। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यानी धम्म की शिक्षा देने के लिए जो है धम्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी, जो गांव-गांव जाकर के जो है धम्म की शिक्षा वगैरह दिया करते थे। यानी गौतम बुद्ध की जो है शिक्षा वगैरह दिया कर, देखिए किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। राजा जो है हिंसा को त्याग करके जो है एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करता है। उसके बाद में दोस्तों धम्म समरसता एवं आपसी भाईचारे की बात करता था, यानी कि आपसी प्रेम की बात करता था, मानव कल्याण की बात करता था, इंसानियत पर क्या देता था, बल देता था। ठीक है ना, ये देखिए धम्म, इस प्रकार से जो है गौतम बुद्ध के धर्म को उन्होंने अपनाया। ठीक है, हाँ, सम्राट अशोक जी ने। तो ये हो गया सम्राट अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं। सवाल आता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में कौन सा टॉपिक है दोस्तों, उसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है कि
इतिहास में राजा सम्राट अशोक के क्या योगदान थे। हम लोग जो है सम्राट अशोक के बारे में कई बार सुनते हैं, तो उनका इतिहास के अंदर क्या योगदान है। ठीक है, ये हमारे सम्राट अशोक जी हैं, इनका इतिहास के अंदर क्या योगदान है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इनके कई सारे योगदान हैं, इनके योगदान को देखते हैं दोस्तों। एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। हम लोग को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, वो बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। ये देखिए, ये अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ तक फैला था, उड़ीसा तक फैला था दोस्तों। और दक्कन के अंदर कहाँ तक फैला था, महाराष्ट्र के अंदर। यानी इतने बड़े एरिया पे जो है सम्राट अशोक ने जो है शासन किया था। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल पाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में क्या था, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि सेंट्रलाइज। सारा पावर किसके पास था, सारा पावर राजा के पास होता था। इनका एक मजबूत सैन्य संगठन था। क्या था दोस्तों, एक मजबूत, इनकी सेना जो थी बहुत मजबूत थी दोस्तों। ये देखिए इनकी सेना जो थी बहुत मजबूत थी। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो है न्यायालयों की स्थापना कर रखी थी। हर महाजनपद के अंदर जो है इन्होंने कोर्ट बना रखे थे जो फैसला करते थे। एक आदर्श राज्य की संकल्पना, यहाँ पर प्रत्येक जो नागरिक वगैरह होता था वो बहुत खुश रहता था, सबका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। गुप्तचर विभाग की स्थापना कर रखी थी। आज जो हम लोग, हमारे हर देश के पास अपना एक जासूस होता है ना, स्पाई होता है, ये सब की शुरुआत सम्राट अशोक ने अपने समय से कर दी थी। साम्राज्य का विस्तार इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर के उड़ीसा तक किया था। उसके बाद में धर्म की स्थापना की थी दोस्तों। इन्होंने जो है एक धर्म की बात की थी। उन्होंने बोला था कि हम लोग को जो है शांति बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों वाणिज्य व्यापार में वृद्धि की इन्होंने। अच्छी कर प्रणाली इन्होंने लगाई। अच्छी सड़क मार्ग एवं नौसेना का गठन किया। इस तरह से जो है सम्राट अशोक ने जो है बहुत ही मजबूत साम्राज्य बनाया था, जिसको हम लोग मौर्य साम्राज्य बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक बार देखते हैं। हाँ, मौर्य साम्राज्य की कृषि तकनीकों की विशेषता को हम लोग को समझना है। ठीक है, कि भैया कृषि कैसी थी मौर्य साम्राज्य के अंदर, तो देखते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की कृषि तकनीकों की विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सिंचाई के लिए नहरों, जलाशयों एवं कुओं का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई कैसे की जाती थी, ये देखिए, सिंचाई जो है वो नहरों, जलाशयों, ये देखिए ये आपका नहर है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपकी नदी है, तो इससे जो है सिंचाई वगैरह की जाती थी। उसके बाद में लोहे के फाल युक्त हल के उपयोग से उपज में वृद्धि थी। अब देखिए, लोहे के फाल युक्त जो हल होते थे, इससे खेतों को जोता जाता था। अब ये जो हल हैं, ये ज़मीन के काफ़ी नीचे तक मतलब खनते थे, जिससे कि फसल क्या होती थी दोस्तों, फसल जो होती थी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों, गाँव के ज़मींदारों प्रधानों को खेती और किसानों श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि जो गाँव के किसान वगैरह थे वो किस पे नियंत्रण, किससे नियंत्रित होते थे, ज़मींदारों प्रधानों वगैरह से। तकनीकों के प्रयोग एवं सिंचाई व्यवस्था की उपज में वृद्धि, इन्होंने तकनीकों पे बहुत ध्यान दिया। राजा एवं किसानों की आय में वृद्धि इससे हो, ये देखिए कुएं वगैरह से जो है ये लोग सिंचाई वगैरह करवाते थे, तो जिसकी वजह से जो है इनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत स्ट्रांग होगी। क्या होगी दोस्तों, स्ट्रांग होगी। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य जो है बहुत आर्थिक रूप से बहुत सक्षम था। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत साम्राज्य कैसे था। ठीक है, तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहले टॉपिक है आपका कि इनकी जो कर व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वित्तीय स्थिरता थी, यानी कि पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा था, राजकोष में धन बहुत ज़्यादा था। कृषि में नई तकनीकों का समावेश एवं सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो सम्राट अशोक जी ने जो है कृषि पे तो बहुत ध्यान दिया, तकनीकों को इम्प्रूव करवाया, सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनवाया, ताकि किसान जो है बिना किसी भय के जो बढ़िया खेती कर पाए। और जब बढ़िया खेती करेगा तो टैक्स देगा, कर देगा, जब कर आएगा राजा के पास तो उसका राजकोष भरेगा, वो अपनी अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक पर अच्छी तरह से ध्यान दे पाएगा। वाणिज्य एवं व्यापार में सुरक्षा एवं स्थिरता थी। ठीक है, लोग बढ़िया तरीके से निडर होकर व्यापार वगैरह करते थे। सम्राट अशोक जो है अपने प्रत्येक व्यापारी जो विदेश से भी आ रहा है ना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे कि भाई उसको कोई लुटारा वगैरह लूट ना ले। सड़क एवं जलमार्ग द्वारा आवागमन अत्यंत सुगम एवं सुरक्षित था। लोग जो थे सड़क से भी आते जाते थे। उसके बाद में नदियों वगैरह में जो उन लोगों ने जो है नाव की सहायता से भी वो लोग आसानी से सुलभ आवागमन करते थे। साम्राज्य का विस्तार जो था अफगानिस्तान से उड़ीसा तक था, मैंने आप लोगों को बता दिया। मजबूत सेना थी उनकी, साम्राज्य की तथा प्रजा की सुरक्षा पर ध्यान देते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना की उसने, हर प्रकार से एक समृद्ध राज्य की स्थापना उन्होंने की। यही कारण था कि जो है आपका मौर्य साम्राज्य जो है आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका जो एक एम्पायर था। उसके बाद में दोस्तों
इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि भाई मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे कोई संभालता होगा, ठीक है, कौन कौन कैसे कैसे शासन की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसके अंदर देखिए यात्री मेगास्थनीज ने, मैंने आप लोगों को बताया कि यात्री मेगास्थनीज जो थे, ये रहे आपके यात्री मेगास्थनीज, ये जो मौर्य साम्राज्य की यात्रा पे आए थे, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर अभी बताया था। और ये भी बताइए कि चाणक्य जी की किताब का नाम क्या था, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो यात्री मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भैया मौर्य साम्राज्य के अंदर जो है, मौर्य साम्राज्य के अंदर सेना जो थी वो किस में बांटी गई थी, एक समिति के अंदर और 6 उप समितियों के अंदर बांटी गई थी। तो क्या क्या काम था, इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था। नौसेना क्या होती है दोस्तों, जो जल के अंदर जो है बड़े बड़े हवाई जहाज वगैरह, पानी के जहाज वगैरह, जिसको हम लोग आज की भाषा में क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। जैसे इंडियन की नेवी है ना दोस्तों, हमारे देश की नेवी है, तो उस समय भी जो है मौर्य साम्राज्य की अपनी एक जल के अंदर चलने वाली सेना होती थी। तो एक समिति का काम ये होता। तो दूसरी जो समिति थी वो यातायात पे, आने जाने पे। तीसरी खान पान का संचालन करती थी, और तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी समिति का काम था अश्वारोही, यानी कि जो घोड़ा वगैरह चलाते हैं सैनिक, उनसे संबंधित। पांचवी का काम था रथारोही, यानी जो रथ वगैरह चलाते हैं उनका। और छठी का काम था हाथियों का संचालन। तो इस प्रकार से जो है 6 समितियों का अलग अलग काम था। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं उसके बाद में क्या है। उसके बाद में धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। हम लोग को पता है कि सम्राट अशोक जी जो थे धर्म के ऊपर काफ़ी वो थे। तो धर्म की अच्छी अच्छी बातों को फैलाने के लिए धम्म महामात्र की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी अधिकारियों की। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। हम लोगों ने बात किया कि भैया राजधानी पाटलिपुत्रा, कौन दोस्तों, राजधानी आपकी जो थी राजधानी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। तो ये जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। उसके बाद में न्यायालयों की स्थापना की गई थी, कोर्ट बनाए गए थे, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। वित्त व्यवस्था से वित्त को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने हेतु व्यवस्थित कर प्रणाली, एक अच्छी टैक्स सिस्टम इन्होंने बना रखा था, सबसे अच्छी तरह से टैक्स वगैरह वसूलते थे, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं था। सड़क मार्ग एवं नौसेना का विकास करके सुदूर केंद्रों तक नियंत्रण। अगर आप लोग सड़क वड़क बना देंगे तो आप जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है आपके व्यापारी आ जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, आपकी सेना भी जा सकती है। तो इस तरह से जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं ये थी दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मौर्य साम्राज्य। इसके अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। इसके अंदर हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में समझा, इसके अंदर हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में समझा, सरदार के बारे में समझा, इसके बारे में फिर हम लोगों ने कुषाणों के बारे में इसके अंदर समझा, फिर मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं, सम्राट अशोक, उनकी धर्म क्या था, प्रशासन कैसा था उनका, तकनीक के उसके बाद में हम लोगों ने कृषि तकनीकों के बारे में समझा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पूरे इस चैप्टर को, जिसका नाम है क्या है दोस्तों, जिसका नाम है आपका राजा, किसान और नगर के अंदर हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों ये पसंद आया है वीडियो, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और इसी तरह से जो है वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए और पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए। आप लोग पढ़ेंगे तभी देश हमारा बढ़ेगा। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।